चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। इस पुस्तक में हम आर्थिक विकास के समझ के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, ये पुस्तक यही समझाता है आर्थिक विकास के समझ को। और इसका दूसरा चैप्टर है, चैप्टर के नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र तो निम्न चित्रों को देखें और आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। और इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तु का उत्पादन करती है, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती है। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। और हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं और इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। और इन समूहों को क्षेत्रक भी कहा जाता है। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। और उसके बाद जैसे दिया गया है कि यहाँ हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां होती हैं, जैसे कपास की खेती। और यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतया प्रकृति के कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर होते हैं। पूर्णतः तो निर्भर नहीं होते हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पादक है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रियाओं एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पादन दूध भी एक प्राकृतिक उत्पादन ही है। इसी प्रकार खनिज और आवश्यक भी प्राकृतिक उत्पादन है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा गया है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। और इससे प्राथमिक क्षेत्र क्यों? और क्योंकि यह क्यों कहा गया है? तो क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया गया है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। और उसके बाद यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकते हैं। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटने और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ बनाने में तैयार करते हैं। और हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरा कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्र से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की भी आवश्यकता पड़ती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार यानी संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय की गतिविधियों के कुछ उदाहरण है। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती है। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकताएं होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे हो गया, उसके बाद एटीएम हो गया, बूथ हो गया, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई है।
यहाँ तालिका दिया गया है। यद्यपि आर्थिक गतिविधियां 3 विभिन्न कार्यों में विभाजित है और फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर है। हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जैसे देखते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को उदाहरण, जैसे उदाहरण में कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, और मिल बंद हो जाएगी। जैसे यह क्या प्रदर्शित करती है, जैसे यह द्वितीयक और औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। वैसे ही कुछ और उदाहरण भी दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं 3 क्षेत्रों की तुलना के बारे में देखते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और साथ ही इन क्षेत्रों में काफी आर्थिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितना वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होती है, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। देखते हैं प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। तो चलिए देखें, आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। और यह अत्यंत बेतुकी बात है और आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 20 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 2 लाख होगा और 15 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 75,000 होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त होते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ सावधानी बरतने की भी जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु यानी सेवाएं एक ही गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना का औचित्य ही है। और जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। अब मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। बिस्कुट कंपनी को जो आटा खरीदा था उसने बिस्कुट वाले कंपनी को बेच देता है 25 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट भी बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में यानी 20 रुपये प्रति पैकेट 80 रुपये में बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होते हैं। बिस्कुट जो अंतिम वस्तु है उससे के बिस्कुट के मूल्य 80 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य जो 25 रुपये था वो शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य का गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई गणना करते हैं। और किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादक की जानकारी प्रदान करता है। और 3 क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। और तीनों क्षेत्र के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। और उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है, यानी सघ
और भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसी कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तु और सेवाओं की कुल संख्या और उसके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। देखते हैं अगला पॉइंट है कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में। सामान्यतः अधिकांश विकसित देश में इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पी और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य आदि में जुड़ गए। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पादक थी जो प्राकृतिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय जो 100 वर्षों से अधिक है, लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा है, और कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण होता गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्र का महत्व परिवर्तित हो गया और विगत 100 वर्षों से में विकसित देश में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर पूर्णतः बदलाव हुआ और कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा के क्षेत्र में ही नियोजित हैं। अब विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में 3 क्षेत्रों के कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। देखते हैं भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तो आरेख 1 यहाँ आरेख में से दर्शाया गया है। तो आरेख 1 3 क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को लिखता है और यह 2 वर्षों 1973 से 74 और 2013 से 2014 के उत्पादन को दिखाता है। हमने इन दोनों वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रामाणिक है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। और देखते हैं उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व के बारे में। तो वर्ष 1973 से 74 और 2013 से 2014 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः वर्ष 2013 से 2014 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र का सबसे बड़ी उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। और भारत में तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण हो गया, इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे प्रथम कारण इसका, किसी भी देश के अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवाएं, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है और किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। और द्वितीयक जैसे दूसरा इसका कारण है कि कृषि एवं उद्योग के विकास में कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तीसरा कारण है जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाएं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। और आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख चुके हैं। चौथा कारण है विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और उनके प्रसार के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है।
भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं और एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। वहीं दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसे सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किलों से अपनी जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ा है। आप इन्हीं के बारे में अगले खंड में भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। तारीख 2 दर्शाता है जैसे सकल घरेलू उत्पाद के में 3 क्षेत्र के प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। और अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तित हुआ, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। आरेख 3 वर्ष 1977 से 78 एवं 2017 से 18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी की दिखाता है और आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोजन करता है। और प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, तो इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तु के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीयक क्षेत्र पर यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। परिणाम देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे और जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है और इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं तो जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है और उसी के परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से काम कम कर रहे हैं और इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और जो बेकार बैठे हुए हैं उससे अलग है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों की भाड़े पर ले जाता है। जब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, चूंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होती है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय में परिवर्तन की कुल आय में वृद्धि होगी और अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए
शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजगार काम नहीं पाते, कई रोजाना काम नहीं कर पाते, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रोजाना काम नहीं मिल पाता है। और इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरे दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर ही नहीं होता है। उसके बाद अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, इसके बारे में देखें। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सके, हम कुछ तरीकों को देख सकते हैं। जैसे हम लक्ष्मी और उनके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं, उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकती है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाएगी। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों यानी बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर देती है 2 लोगों को। और अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन से में रोजगार मिल जाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है और अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकते हैं और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगा। अब आप मान लें कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीकी शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध हो, फसलों की उपज और विक्रय कर सके। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकते बल्कि परिवहन और व्यापार जैसे सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत पड़ती है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों का खर्च नहीं कर सकती, इसलिए इसे साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ता है और उच्च ब्याज दर पर वापस करना भी पड़ता है। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि की साख की भी प्रदान की जरूरत होती है। और हम अध्याय 4 में इस मुद्रा एवं साख की कुछ आवश्यकताओं पर भी विचार से अध्ययन करेंगे और हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों और सेवाओं का पहचान करना जिन्हें बढ़ावा देना, जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर यानी दलहन वाले फसलें उपजाने का निर्णय लेते हैं और उनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसे ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों को भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहर समग्र केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मटर, टमाटर, फल इत्यादि जैसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके। इसी के लिए प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर उद्योगों में रोजगार प्रदान करना है। आपके विचार से आपको क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 19 वर्ष की आयु की है?
भारत में 60% जो जनसंख्या है 5 से 29 वर्ष की आयु की है, जिनमें से 51% लगभग ही विद्यालय जाते हैं। अवशेष खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम करते रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। और इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हमें विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 पर भी चर्चा किए थे। और प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकते हैं। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजनाएं एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों की अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की भी जरूरत होगी। और इसे अध्याय में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी सरकार के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा हम कहते हैं, इसे कहा जाता है। और मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम है और उन्हें जिन्हें काम की जरूरत है उनको सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। उसके बाद अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उसके बाद देखते हैं संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन के बारे में। तो हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इससे लोगों को नियोजन होने के आधार पर देखते हैं और उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। जैसे कि एक यहाँ कहानी के हिसाब से समझाया गया है। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि की प्राप्त करती है। उससे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है और इन दिन अनुश्वेतन अवकाश होते हैं। और उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिससे नौकरी संबंधी निबंध और शर्तों का उल्लेख किया गया था। एक और कहानी है जिससे कमला कांता का पड़ोसी है और कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे से दुकान पर आता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। क्या आप कांता और कमल के रोजगार में परिस्थितियों में अंतर देखते हैं? कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसीलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों और विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि के उल्लेख किया गया है।
और इससे संगठित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता में से कई दूसरे लाभ की भी प्राप्ति करते हैं। ये लाभ क्या है? वेतन, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, उसके बाद सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, उसे निर्मित होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित होते हैं, नहीं है ये नियमित नहीं है, ये अनियमित रोजगार है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, वेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान भी नहीं है। रोजगार सुरक्षित भी नहीं है। श्रमिकों के बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है और कुछ मौसमों में जब काम कम होते हैं तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी भी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद कर निर्भर होते हैं और इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य से स्वतः नियोजित हैं और इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर भी श्रमिकों को लग जाते हैं। उसके बाद देखते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, इसके बारे में कुछ उपाय के हिसाब से। संगठित क्षेत्र का अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति कर, वचन एवं श्रमिकों के संरक्षण प्रदान करने वाले विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणाम तब बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है। उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इनमें कोई लाभ है। सन 1990 में यह देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं और ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता होती है। ये लाचार लोग कौन है और जिनके संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे कि बुनकरों, लुहारों, बढ़ई और सोनार जैसे रचित होते हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं और इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों और वस्त्र निर्माण करने वाले, कबाड़ उठाने वाले से रचित हैं। और लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े जाति से हैं और जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है।
जिससे कि आप स्मरण कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है और उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया पर्याप्त है। और हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं, इस पर वर्गीकरण की ही अनेक कसौटियां हो सकती है। वर्गीकरण की प्रक्रियाएं वस्तु स्थिति के मूल्यांकन करने की भी सहायता होती है। आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रक प्राथमिक, तृतीयक और तृतीयक में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में उपयोग किया गया है। और इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादन और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्रक में विभाजित किया और इस विभाजन का प्रयोग इन 2 क्षेत्रक में रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया गया। और वर्गीकरण अभ्यास से व्युत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे, वे समस्याएं और समाधान क्या थे जिनकी ओर संकेत किया गया। इसमें जैसे तालिका में दिया गया है कि आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण भी किया गया है, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में इस्तेमाल की गई कार्य की संभावनाएं आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या होंगे, उसके बाद फिर इंगित समस्याएं और उनका समाधान कैसे किया जा सकते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा। इस तालिका का भर सकते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट है जैसे स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बारे में। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक नया तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं को उपलब्धता के लिए जिम्मेदारी व्यक्ति कौन है। और सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनी निजी स्वामित्व में है। और निजी क्षेत्र की गतिविधियों का लाभ अर्जित करना होता है और इन्हीं की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का अध्याय केवल लाभ कमाना नहीं है, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो या अन्य तरीके से करती है। और आधुनिक दिनों में सरकार अब सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करते हैं। और ये गतिविधियां क्या है, सरकार ऐसी गतिविधियां पर व्यय क्यों करती है, इसका ज्ञात कर सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकताएं समाज के सभी सदस्यों की होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, वे क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होती है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसे एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर भी यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इससे की उचित कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि के सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसी भारी व्यय उसमें उठाती है जो सभी लोगों को लिए उन सुविधाओं को सुनिश्चित भी करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी है जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र को उन उत्पादों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे कि उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से लोगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है और इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। कक्षा 9 में हमने देखा कि 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय के इससे के बारे में भी पढ़ा था और सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है और इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। और भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है।
इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में भी पढ़ा। ओडिशा में 40% और अथवा मध्य प्रदेश में 48% के शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। और सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाओं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया अपेक्षित भागों की देखभाल करें। सारांश के रूप में देखें तो इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीके का अध्ययन किया है। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से भी किससे संबंधित है। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित भी करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र में ही मिलता है। हमने यह भी देखा कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गों में हम संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं और अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों पर भी विचार अंतर का अध्ययन भी किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों की इन कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रीय करना अनिवार्य क्यों है।